स्वागत है आपका फटाफट दिन भर में। आइए डालते हैं सभी खबरों पर एक नजर। पूरे उत्तराखंड में कल से ही बारिश का मौसम बना हुआ है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। साथ ही तेज ठंडी हवाएं भी चल रही है। तापमान में गिरावट भी आ गई है। शहर में पल पल मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। कभी बारिश तो कभी हल्की धूप खिल रही है। बदलते मौसम का सैलानी भी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। मसूरी शहर में करीब 70% लोग गढ़वाल के रहने वाले हैं और हर वर्ष करीब 40% लोगों का आवागमन गढ़वाल से मसूरी और मसूरी से गढ़वाल होता है। मगर बसों की कमी और समय पर बस ना मिलने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग शहर के टिहरी बस अड्डे से कई बार परिवहन निगम की बस सेवा शुरू करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन परिवहन निगम बस सेवा को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहा। मसूरी शहर के अधिकांश क्षेत्र के लोगों को बस सेवा के लिए 4-5 किलोमीटर पिक्चर पैलेस, गांधी चौक और टिहरी बस स्टैंड तक पैदल चलकर आना पड़ता है। टिहरी जाने के लिए पर्याप्त बस सेवा भी नहीं उपलब्ध कराई गई है। साथ ही TGMO की बसें यात्रा सीजन और शादी ब्याह के सीजन में कम हो जाती है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऑफ सीजन में तो पूरे पहाड़ के अंदर जो है बसें उपलब्ध रहती है, भरपूर बसें रहती है TGMO की। लेकिन जैसे सीजन शुरू होता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों के कपाट खुल जाते हैं। उसके बाद जो है बसों की दिक्कतें शुरू हो जाती है। छोटी गाड़ियां भी जो है टैक्सी, कमांडर वगैरह ये भी यात्रा सीजन पे चली जाती है। और उत्तराखंड से लेके चाहे मसूरी हो चाहे कहीं भी हो, टूरिस्टों को बहुत परेशानी होती है। श्रीनगर से आते, कोई घनसाली से आते हैं, कोई अन्य जगहों से आते हैं, वो चंबा और अन्य शहरों में टिहरी वगैरह में जो है बड़ी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। मेरा मानना ये है कि जब ये TGMO की सारी बसें यात्रा सीजन पे चली जाती है तो परिवहन विभाग, उत्तराखंड सरकार का जो परिवहन निगम है, इनको बस सेवाएं अतिरिक्त करनी चाहिए, अतिरिक्त लगानी चाहिए, और जो ताकि पूरे पहाड़ के लोगों को सुविधा मिल सके। मसूरी से जो टिहरी को जितनी बसें जाती है TGMO द्वारा और उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा, मसूरी से उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा तो एक ही बस है, और लेकिन TGMO से 2-3 बसें जाती हैं। लेकिन वो यात्रा सीजन जैसे स्टार्ट होता है और शादियों का सीज़न स्टार्ट होता है तो बसें अवेलेबल नहीं रहती हैं। और यहाँ से पिक्चर पैलेस से एक ही बस जाती है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि यहाँ पर बसों की संख्या बढ़ाई जाए, जो कि यात्रियों को कोई कष्ट ना हो। यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ जो चलती हैं उनकी सुविधाओं के लिए टिहरी, तिरबटा, मयाली, घनसाली, इस रोड, तिलवाड़ा, इस रोड के लिए बहुत सवारियाँ मसूरी में आती हैं। लेकिन ये शायद हमारे उसमें नहीं हो गई है रूट। ये बड़ी खेत का विषय है कि मतलब हमारी जो GMO की गाड़ी, TGMO की गाड़ी, KMO की गाड़ी जो जाती हैं, उनको लाइसेंस देने लिए परमिट अप्लाई करना पड़ता है। अगर हमारी गाड़ी ऋषिकेश से देहरादून भी आती है तो उसको भी 1000 रुपये लाइसेंस फीस जमा करनी भी, तब वो देहरादून में शादी ब्याह वगैरह उनके लिए भी उनको जो है मजबूरी 1000 रुपये एक्स्ट्रा जमा करने पड़े, जिससे हर एक आदमी को ये बहुत महंगा सौदा है। अब ये हमारे जो है ERM स्तर की बात है। हम यहाँ से डिमांड मतलब ERM साहब को भेज देंगे कि भाई मसूरी की जो पब्लिक है उनको जो है नई टिहरी बस अड्डे से नई टिहरी के लिए बस सेवा उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे। काफी लंबे समय से कंट्रोवर्सी में रहने वाली बॉलीवुड अदाकारा अलीशा खान को आखिरकार अपना आशियाना मिल ही गया। परिवार वालों की नाराजगी, पति लव कपूर की बेवफाई और फिल्मों में मिली नाकामयाबी से जूझती हुई अलीशा ने आखिरकार अपने लिए आशियाना तलाश लिया है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक अपार्टमेंट में 1.5 करोड़ की कीमत से इस घर में आधुनिक जीवन की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। अलीशा ने बताया कि ये घर खरीदने में उनकी मां ने उनका सहयोग किया है। 24 फरवरी को वे गृह प्रवेश भी करेंगी। देवभूमि न्यूज से हुई खास बातचीत में अलीशा ने बताया कि वो अब तक 3 हिंदी तथा 1 तेलुगु फिल्म कर चुकी हैं। इनकी इमरान हाशमी के साथ एक फिल्म आईना इस साल जून में रिलीज होने वाली है। अलीशा ने भी बताया कि वे अब फिल्में छोड़कर टीवी सीरियल पर ज्यादा ध्यान देंगी। फिलहाल वे सोनी टीवी पर जल्द आने वाली है। CBI में वे काम करने वाली है, जिसमें CBI इंस्पेक्टर की भूमिका में अलीशा नजर आएंगी। यूपी, बिहार जैसे दूर दराज के राज्यों से लाल कुआं की गौला नदी में खनन की मजदूरी करने आए मजदूरों को पीने के पानी के लिए बूंद बूंद तरसना पड़ रहा है, जिससे मजदूर नदी का गंदा पानी पीने के लिए बाध्य है। दरअसल लाल कुआं की गौला नदी के सभी 11 गेटों पर खनन कार्य के दौरान रेता बजरी ढोने के लिए
झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले मजदूरों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे मजबूरन मजदूरों को नदी में बह रहे गंदे पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मजदूर नदी के रेते की मदद से स्रोत बनाकर पानी पी रहे हैं और अपनी प्यास बुझा रहे हैं। मजदूरों से खनन करवाने वाला वन विकास निगम ये सब देखकर भी अनजान बना हुआ है। वेलफेयर के लिए काम करने वाला वन विकास निगम निकासी गेटों से मजदूरों के वेलफेयर के नाम लाखों रुपए कटौती करने में माहिर है, लेकिन गरीब मजदूरों को पानी की व्यवस्था करने के लिए उनके पास समय नहीं है। मजदूर यूपी बिहार के हैं, इसलिए वे आवाज नहीं उठा सकते। इसी का फायदा वन विकास निगम उठा रहा है। गौला नदी में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि मजबूरन उन्हें गंदा पानी पीना पड़ता है, जिसकी वजह से वे कई बार बीमार भी पड़ जाते हैं। हम लोग पानी पीते हैं, उसमें गंदगी पानी आती है, पानी खा सकते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। पानी के दूसरे कोई इंतजाम नहीं है? और पानी का दूसरा कोई इंतजाम है नहीं। सरकार द्वारा ये प्रशासन यहाँ पर कोई गाड़ी की व्यवस्था करवाता है पानी की? पानी के यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं कराते। इस तरह से फिल्टर हो जाता है रेतों के माध्यम से, उसको हम लोग पीते हैं। कोई बहुत ज़्यादा तो नुकसान नहीं करता है, लेकिन नुकसानदेह तो है। पानी के दूसरे कोई इंतजाम नहीं है? नहीं, यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, यही चीज़ काम करता है। तो बीमार पड़ने की संभावना कितना हो सकता है, इसमें बहुत कुछ मिला हो। तो प्रशासन कोई टैंकर नहीं बैठता है? पर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ नल भी नहीं गाड़े जाते हैं, सीधे साधारण से नल भी नहीं गाड़े जाते। कोई टैंकर की व्यवस्था? टैंकर क्या सामने दिख रहा है, हम क्या बताएं? कोई व्यवस्था नहीं, इसका मतलब नहीं मिलता है। जो सरकार टैक्स काटती है आप लोगों को वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कुछ जानकारी आपको चाहिए? नहीं, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। हम लोग लेबर आदमी हैं, आते हैं, मेहनत करते हैं, 4 पैसा पाते हैं, अपने घर जाते हैं या घर भेजते हैं, पड़े रहते हैं यहाँ पे। वहीं वन विकास निगम खनन निकासी गेट की इंचार्ज पीपीएस नेगी का कहना है कि नदी में पानी के टैंकर लगवाने के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। स्रोत का पानी है, जो गंदा खोद पानी का टैंकर नहीं कर सकते हैं, खनन विभाग है। यहाँ जो स्रोत का पानी निकलता है गंदा खोद के, आत्मा से अपना उपयोग करते हैं। वो इस विषय में कोई लिखित पत्राचार करने जा रहे हैं? पत्राचार करना तो हम टैंकर के लिए जरूरी है, अपने इसमें डालने के लिए पत्राचार करा, लेकिन इसमें जो मेडिसिन है जो विभागीय होता है हमारा, जैसे सर्दी में लकड़ी है, कंबल है, इसकी व्यवस्था हम लोग करते हैं विभाग के रूप। और बाकी अब बाकी नॉर्मल चीज़ है, बाकी पानी की कोई व्यवस्था पानी की व्यवस्था नहीं, फिलहाल वही स्रोत का पानी गड्ढा खोद के हाथों। गौला मजदूरों के हित की बात करने वाला वन विकास निगम मजदूरों के ही करोड़ों रुपयों पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। उधर मजदूरों को कंबल वितरण और उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात करने वाला विकास निगम ही मजदूरों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं करवा पा रहा, जिससे आने वाले गर्मी के समय में मजदूरों के लिए पानी संकट और भी गहरा सकता है, जिससे हजारों मजदूर गंदा पानी पीकर बीमार हो जाएंगे, जिससे महामारियां भी फैल सकती है। 19 जुलाई 2016 से लापता हुए प्रेम नगर देहरादून के युवक दिनेश पांथरी को पुलिस ने आखिरकार खोज निकाला है। पुलिस ने दिनेश को मुंबई से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि दिनेश पैसे लेकर भाग गया था। सर, हमें बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान किया गया, हमारे मर्डर केस झूठा इन्होंने फंसाने की कोशिश करी हमारे को। हमें इतनी एसओजी वह सब ने बहुत अच्छी से पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ की, और इन्होंने मतलब हमारा बिल्कुल ही चरित्र खराब करने की कोशिश करी। सर, क्या आरोप लगाया था? इन्होंने हमारे पे मर्डर का, किडनैपिंग का आरोप लगाया। अच्छा, क्या वजह रही कि आपके ऊपर आरोप लगाया? सर, उस दिन हम लास्ट साथ में थे, हम 3 दोस्त, तो इस कारण इन्होंने अपना मतलब वो लगाया। क्या लगता है कि क्यों भागा था? सर, ये लेन देन का मामला। किस तरह के लेन? सर, ये कमेटी का लेन देन का कुछ मामला। कितने की लेन देन होगी? सर, इतना मुझे आइडिया नहीं है। थाना प्रेम नगर 20/7 को श्री रामकृष्ण पात्री द्वारा इसमें एक शिकायत दी गई थी कि उनका बेटा जो है घर से गया था काम से और वो लापता हो गया, घर नहीं पहुंचा है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि वो अपने 3 मित्र थे जिनके साथ वो गया हुआ था, और इसके बाद देर रात्रि 11 साढ़े 11 तक नहीं पहुंचा। तलाश करने के बाद नहीं मिला, इस पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज की गई थी। प्राथमिक जाँच में परिजनों से आसपास से और फुटेज से देखने से पता लगा था कि अकेले कहीं जाना देखा गया था, लेकिन परिजनों द्वारा आशंका व्यक्त की गई कि इसमें 3 उसके जो दोस्त हैं वह उसको कहीं ना कहीं उसका अपहरण करके ले गए हैं और किसी गलत नियत से ले गए हैं। चूँकि बाद में भी बात पूछताछ में आई थी कि पैसे की काफ़ी लेनदारी करीब 50 लाख मार्केट से ले रखे हैं, कमेटी का काम करता है। इस बात पर पुलिस ने जानकारी करने की कोशिश करी, लेकिन परिजनों द्वारा इस पर लगातार पुलिस पर दबाव बनाकर अपहरण और हत्या की तहरीर दी गई, जिसमें अपहरण पर मुकदमा पंजीकृत तरमीम किया गया था गुमशुदगी को। विस्तृत अभी पूछताछ की गई, कुछ लोगों के नाम आए, इसमें काफ़ी लोगों की शिकायतें आई थी। 3 लोगों को जिसमें नेम्ड किया गया था,
उनसे भी इनकी पैसे की देनदारी थी और उन व्यक्तियों का यही कहना था कि हम इनके मित्र हैं, लेकिन पैसे ना देने के लिए वो हमें फंसा रहे हैं। परिजनों ने इसमें झूठी तहरीर देकर झूठे इसमें साक्ष्य प्रस्तुत करके उसको अपहरण तरमीम कराया था। इन सभी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाकी विवेचना में देखा जा रहा है कि किनसे इन्होंने और पैसे लिए थे। काफ़ी सारी शिकायतें बीच में भी आई थी और मुझे लगता है कि अब जानकारी होने के बाद काफ़ी लोग इसमें फ़ोन भी आ रहे हैं और वो थाने पहुँच रहे हैं। नहीं, मैं लापता किया था अपना। मकसद क्या था? मैं टेंशन में था, परिवार भी टेंशन में। उन्होंने यहाँ पे इतने दिनों तक जो है बोल के रखा कि अपहरण हो गया, ये हो गया, डिस्टर्ब हो गया था मैं बहुत ज़्यादा। CBI जांच की भी मांग करी है। सारा क्या आपको पता था सारी बात? नहीं, मैंने बाद में उस पर फेसबुक पे देखा था। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं क्या कहूँ। वहीं दिनेश के परिजनों ने दिनेश के 3 साथियों पर दिनेश के अपहरण का मामला दर्ज कराया था, लेकिन दिनेश के गिरफ्तार होने के बाद पूरा मामला सामने आ गया है कि दिनेश ही पैसे लेकर फरार हो गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए देवभूमि न्यूज।